माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नाशिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हमारा कम्युनिकेशन ये टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टडी किया। वेव्स क्या होती है, कितने टाइप्स की वेव्स होती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर स्टडी की। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो यूज, सबसे बड़ा यूज कहाँ पे है, कम्युनिकेशन सिस्टम में, मतलब टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल, इसमें सबसे बड़ा यूज, जैसे कि रडार, सोनार, सैटेलाइट्स में इसका यूज होता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा यूज है कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए वेव का प्रोपोगेशन होना बहुत जरूरी है। प्रोपोगेशन मतलब वेव ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। तो वो प्रोपोगेशन कितने टाइप्स का होता है वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रोपोगेशन होना मतलब क्या कि एक जगह, जहाँ मान लो यहाँ सोर्स ऑफ ईएम वेव्स है, सोर्स ऑफ ईएम वेव्स मतलब कोई तो भी सर्किट है, यहाँ पे एक ऐसा सोर्स ऑफ ईएम वेव्स है, यहाँ से कोई तो भी सर्किट है जहाँ से हमें ईएम वेव्स मिल रही है। तो ये ईएम वेव्स से वो वेव्स ट्रैवल करेगी, मतलब ये स्पेस में से ऐसे ट्रैवल होते 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 जाएगी और कहीं दूसरी तरफ हम उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेंगे, मान लो। तो ये रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग ये किससे होता है, किसका यूज करके होता है, आपको पता है, सब लोग हमारे घर में यूज करते हैं कि ये ट्रांसमिटिंग होना एंड रिसीविंग होना, इसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम है एंटीना, राइट ना। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएम वेव्स का प्रोडक्शन होता है, फिर वो ईएम वेव्स को एक एंटीना के जरिए, एक एंटीना होता है कुछ इस प्रकार का, ऐसे एंटीना हम लोग यूज करते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे एंटीना होते थे, अभी ऐसे पैराबोलिक एंटीना होते हैं, डिस्क टाइप एंटीना होते हैं। तो वो एंटीना क्या करता है, इस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट नहीं होता, सिग्नल इस एंटीना से ट्रांसमिट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे उसको रखा जाता है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना अच्छा कम्युनिकेशन, उतनी अच्छी वेव्स प्रोपोगेट होगी स्पेस में, राइट ना। अब इसीलिए बिल्डिंग्स के ऊपर ये एंटीना को रखा जाता है ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए। तो ये यहाँ पे हम सिग्नल बनाएंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वो कौन सी भी हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एंटीना के पास भेजा जाएगा। फिर एंटीना क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट कर देगा, मतलब इसको ट्रैवल करेगा, प्रोपोगेट करेगा सभी डिरेक्शन से। ऐसे सभी डिरेक्शन से ये एंटीना क्या करेगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रैवल करेगा। तो ये जो एंटीना होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है, उस एंटीना को कहा जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करने का उसका काम है, तो उसको कहा जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब ये सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है, हमें उसको यूज करना है, तो हम हमारे घर में टीवी के लिए भी हम एंटीना यूज करते हैं, पैराबोलिक डिस्क यूज करते हैं। तो वो डिस्क भी हमारे घर के छत के ऊपर लगाई जाती है। तो वो क्या करती है, ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है, इस सिग्नल को रिसीव करने का काम ये एंटीना करेगा। तो ये एंटीना कौन सा होगा, दिस एंटीना इज कॉल्ड एज रिसीविंग एंटीना, इसको रिसीविंग एंटीना कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के एंटीनास होते हैं, एक होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, एक होता है रिसीविंग एंटीना जो सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। अब इसी को, ये जो वेव यहाँ पे ट्रैवल कर रही है सभी डिरेक्शन के, इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और ये प्रोपोगेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वही आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो ये प्रोपोगेशन स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में, क्योंकि इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर का भी रोल है। तो देखो, हमें पता है अर्थ के अराउंड कुछ एटमॉस्फेयर के लेयर्स है, तो वो लेयर्स का हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर लेयर्स, ये अर्थ है। तो अर्थ के ऊपर एग्जैक्ट सबसे पहले जो लेयर होता है उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये ट्रोपोस्फियर कितने डिस्टेंस तक होता है, अर्थ से लेके 20 किलोमीटर, सरफेस से लेके 20 किलोमीटर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो कौन सा लेयर है, दैट इज द ट्रोपोस्फियर। तो अर्थ से लेके 20 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद वहां से 50 किलोमीटर तक क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, 85 किलोमीटर तक होता है मेसोस्फियर, 690 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फियर एंड 10,000 किलोमीटर तक क्या होता है, एक्सोस्फियर होता है। तो ऐसे अर्थ के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ये डायग्राम भी आपको पूछा जाता है।
तो अर्थ का जो प्रोपोगेशन वेव्स जो है, वेव कभी कभी ये स्पीयर्स को जाके टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके एंटीना के पास आती है। तो ऐसी भी वेव्स है, ऐसे भी वेव का प्रोपोगेशन होता है, इसीलिए आपको ये लेयर्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कौन है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ऐसे लेयर्स का आप लोग याद रखो। तो उसके बाद देखो, अभी आपको एक डायग्राम भी पूछा जाता है कि वेव कम्युनिकेशन का मतलब शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम निकालो। तो ये देखो वेव प्रोपोगेशन, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे एंटीना दिखा है, ये कौन सा एंटीना है? ट्रांसमिटिंग एंटीना। उसके बाद यहाँ पे ये रिसीविंग एंटीना, ये क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा। अब देखो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना वेव कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? वेव यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ये डायरेक्टली वेव ट्रैवल हो रही है। मतलब कुछ वेव्स देखो कैसी है, कुछ वेव डायरेक्टली ये एंटीना रिसीव कर रहा है, क्योंकि अर्थ का सरफेस ऐसे कर्व है ना, तो ये ऐसा ट्रांसमिट करना एंड रिसीव करना डायरेक्टली इट इज इम्पॉसिबल। बहुत ही रेयर केसेस में ये होता है कि डायरेक्टली सिग्नल रिसीव होना, और होगा भी तो इसमें एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन मतलब लॉस ऑफ सिग्नल बहुत ज्यादा होगा। अगर डायरेक्टली ये सिग्नल रिसीव हुआ तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए डायरेक्टली सिग्नल रिसीव होने से अच्छा उसको रिफ्लेक्ट होकर रिसीव करो। तो रिफ्लेक्ट कहाँ कहाँ से होता है? तो कोई सिग्नल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वेव रिसीविंग एंटीना के पास जाते हैं, तो ऐसी वेव जो होती है उनको हम कहते हैं स्पेस वेव, जो डायरेक्टली कहाँ जाती है? रिसीविंग एंटीना के पास जाती है। ऐसी वेव को हम लोग स्पेस वेव कहते हैं। 3 टाइप की वेव है एक्चुअली। उसके बाद कुछ वेव ऐसी होती है जो अर्थ के ऊपर टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर रिसीविंग एंटीना के पास जाती है। अर्थ के ऊपर टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटीना के पास जाती है। और कुछ वेव्स ऐसी होती है जो आइनोस्फीयर में जाके, मतलब जो थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर हमने देखा ना, वहां पे जाके ये एंड देन रिफ्लेक्ट होके रिसीविंग एंटीना के पास आती है। तो ऐसी भी वेव्स है, उनको हम कहते हैं स्काई वेव। तो ऐसे 3 टाइप्स की वेव होती है। सरफेस वेव देखो यहाँ पे सरफेस से जो जाती है उनको हम सरफेस वेव कहते हैं। डायरेक्टली या फिर अर्थ को टकरा के जाती है उनको हम स्पेस वेव कहते हैं। एंड स्काई से आती है, स्काई को टकरा के मतलब डिफरेंट लेयर्स को टकरा के रिफ्लेक्ट होके रिसीविंग एंटीना के पास आती है, तो ऐसी होती है स्काई वेव। तो ऐसे 3 टाइप्स की वेव, डायरेक्टली सरफेस के ऊपर सरफेस वेव, देन रिफ्लेक्ट अर्थ से रिफ्लेक्ट होके या फिर डायरेक्ट जाती है वो स्पेस वेव, एंड इफ आइनोस्फीयर से टकरा के वापिस आती है उनको हम कहते हैं स्काई वेव। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप्स की वेव होती है, उस तीनों का अलग अलग प्रोपोगेशन होता है। तो जो सरफेस से जाती है उनको ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कहा जाता है। जो स्पेस से जाती है उनको स्पेस वेव प्रोपोगेशन कहा जाता है, और जो स्काई से आती है उनको स्काई वेव प्रोपोगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों वेव्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन ये भी थ्योरेटिकली है, बस यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है, उतना ही हम लोग देखेंगे। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन मतलब जब रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपोगेट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के नियर से जो जाएगी उसको हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कहेंगे, सो एज टू रीच द रिसीविंग एंटीना। द वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन और सरफेस वेव प्रोपोगेशन, लेकिन इसमें लॉस ऑफ सिग्नल बहुत ज्यादा है। इन दिस मोड रेडियो वेव ट्रैवल क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मूव अलॉन्ग इट्स कर्व सरफेस फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अर्थ सरफेस जैसे कर्व है वैसे ही ये वेव ऐसे कर्व सरफेस में रिसीव होती है। द रेडियो वेव्स इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड एंड लूज देयर एनर्जी बाय एब्सॉर्प्शन, देयरफॉर द सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। मतलब होता क्या है देखो बच्चों, क्या होता है, दिस इज द अर्थ सरफेस, यहाँ पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है एंड यहाँ पे एक रिसीविंग एंटीना है। तो जब वेव ऐसे ट्रैवल करेगी, ऐसे जब वेव ट्रैवल करती है तो क्या होता है, ये वेव का पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव। ऐसे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वेव का ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो ये वेव की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है अंदर के सरफेस में अर्थ के, क्योंकि अट्रैक्ट होता है ना, यहाँ पे जो चार्जेस है वो अट्रैक्ट होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट मतलब यहाँ पे भी एक वेव जनरेट होगी। कैसे जनरेट होगी देखो, अगर इसका पॉजिटिव चल रहा है तो ये यहाँ पे निगेटिव अट्रैक्ट करेगी, ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसी वेव अट्रैक्ट होती है। तो इसका पॉजिटिव इसको निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन में वहां पे
एटीन्यूएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड से गुजर रही है, ग्राउंड में वो करंट इंड्यूस करती है और वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन होने की वजह से कुछ ना कुछ सिग्नल यहाँ पे वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें लॉस ऑफ सिग्नल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी वेव ट्रैवल की जाती है? जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज है, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग इसमें से ट्रैवल करते हैं। रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज आर ट्रांसमिटेड बाय द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन ओनली। ठीक है, तो इसमें कौन से सिग्नल्स आते हैं? इसमें टीवी सिग्नल्स आते हैं और एफएम सिग्नल्स आते हैं जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के हैं। लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लोकल मतलब उसी शहर में अगर टीवी सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसी शहर में अगर ट्रांसमिट करना होगा तो इसके लिए हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत दूर का सिग्नल है और हमें भेजना है तो उसमें हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का यूज़ नहीं कर सकते। ग्राउंड वेव अगर अर्थ का सरफेस बहुत ज़्यादा कर्व हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये कब पॉसिबल? बहुत दूर होगा ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना, तो सिग्नल 100% लॉस है। तो उसी शहर में अगर आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो इसको यूज़ करो लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। सेकेंड देखते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेस वेव प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है कि ये एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये रिसीविंग एंटीना। तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल एक तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करेगा स्ट्रेट पोजीशन में, या फिर ये सिग्नल अर्थ के ऊपर जाके कोलाइड होगा, अर्थ से रिफ्लेक्ट होगा एंड देन रिसीविंग एंटीना के पास जाएगा। तो ऐसा जो प्रोपोगेशन होता है उसको कहा जाता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। मतलब व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना आइदर directly along a straight line or after reflection from the ground or satellite or after reflection from the troposphere। मतलब यहाँ ट्रोपोस्फियर है तो ट्रोपोस्फियर से भी रिफ्लेक्ट होने वाले सिग्नल्स को भी हम लोग स्काई वेव प्रोपोगेशन ही कहेंगे। एक तो ट्रोपोस्फियर से, एक तो अर्थ से, या फिर स्ट्रेट लाइन से ऐसे जाने वाले जो सिग्नल्स है इसको कहा जाता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ओके, तो इसको इन सिग्नल्स को और एक नाम है, इसको ऐसे भी कहा जाता है ट्रोपोस्फेरिक वेव भी इसको बोला जाता है। ट्रोपोस्फेरिक वेव क्योंकि ये सबसे पहला लेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, उस पेयर से वो रिफ्लेक्ट होके जाती है तो उसको ट्रोपोस्फेरिक वेव भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन से सिग्नल पास किए जाते हैं? इसमें वो रेडियो वेव्स पास की जाती है, रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 30 मेगाहर्ट्ज हो, ऐसे सिग्नल्स को यहाँ पे ट्रैवल किया जाता है। एंड कैन पास थ्रू द आइनोस्फीयर ऑल्सो, मतलब 60 किलोमीटर to 1000 किलोमीटर आफ्टर सफरिंग अ स्मॉल डेविएशन है। ओके, सो ऐसे जो सिग्नल्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन के लिए। या फिर टीवी सिग्नल्स को भी जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें ट्रैवल करने फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसके लिए भी हम लोग ये प्रोपोगेशन का यूज करते हैं। स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग पहला ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज करेंगे, लेकिन टीवी सिग्नल को अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको ट्रैवल करना है तो आपको स्पेस वेव प्रोपोगेशन ही यूज करना होगा, क्योंकि इसमें एज कम्पेयर टू ग्राउंड वेव लॉस कम है। ग्राउंड वेव में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, सबसे ज़्यादा लॉस ग्राउंड वेव में ही होता है, स्पेस वेव में ज़्यादा लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये था अपना स्पेस वेव प्रोपोगेशन। अब देखते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन में देखो क्या होता है, यहाँ पे आइनोस्फीयर है सबसे ऊपर में, तो आइनोस्फीयर से जाने के बाद ये वेव रिफ्लेक्ट होके रिसीविंग एंटीना के पास जाती है, उसको हम कहते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो ये वेव जो है इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और देन वो रिसीविंग एंटीना को रीच करती है। तो ये वेव में हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेंज के वेव्स यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पेस वेव में देखो कितना था, स्पेस वेव के लिए हमने बस 30 मेगाहर्ट्ज तक ही यूज किया था। उसके बाद रेडियो वेव्स 2 मेगाहर्ट्ज, मतलब बहुत ही स्मॉल फ्रीक्वेंसी, लेकिन लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम लोग स्काई वेव प्रोपोगेशन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था स्काई वेव प्रोपोगेशन।
अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग स्टडी करते हैं और उसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वो देखो क्या है, उसके पहले रिवाइज कर लो। हमने 3 टाइप के प्रोपोगेशन देखे। सबसे पहले कम्युनिकेशन कैसे होता है, वेव प्रोपोगेट कैसे की जाती है, बाय यूजिंग 2 एंटीनाज, वन इज ट्रांसमिटिंग एंटीना, सेकेंड इज रिसीविंग एंटीना। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेव्स देखी, पहले हमने लेयर्स देखे, अर्थ के लेयर्स। अर्थ के लेयर्स कितने होते हैं, पहले ट्रोपोस्फियर होता है, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे लेयर्स होते हैं क्योंकि उसी लेयर्स में से वेव प्रोपोगेट की जाती है। फिर हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, उसमें से सबसे पहली वेव देखी ग्राउंड वेव, उसके बाद उसी को सरफेस वेव भी कहा जाता है। उसके बाद देखी स्पेस वेव एंड देन देखी स्काई वेव। ग्राउंड वेव जो सरफेस के ग्राउंड से पास होती है उसको हम ग्राउंड वेव बोलते हैं, लेकिन उसमें लॉस ऑफ सिग्नल जाता है क्योंकि करंट इंड्यूस होता है अर्थ में, उसकी वजह से। उसके बाद सेकेंड जो देखी कौन सी, स्पेस वेव। स्पेस वेव में एक तो सिग्नल अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जाएगा या स्ट्रेट लाइन में जाएगा या ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होके रिसीविंग एंटीना के पास जाएगा, लेकिन उसमें हम 2 मेगाहर्ट्ज तक ही फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर सकते हैं और वो भी लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मतलब शहर के शहर में। अगर दूर का सिग्नल हो तो हमें स्पेस वेव प्रोपोगेशन लगेगा, नहीं तो स्काई वेव प्रोपोगेशन लगेगा। स्पेस वेव के लिए हम लोग एक तो 30 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन टीवी सिग्नल के लिए उसको यूज किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर टीवी सिग्नल सेंड करना है तो उसके लिए, या फिर रेडियो वेव्स के लिए। उसके बाद आता है स्काई वेव। स्काई वेव मतलब जो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके सिग्नल आता है उसको हम स्काई वेव बोलते हैं। स्काई वेव प्रोपोगेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो देखो बच्चों, इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेंज ऑफ द सिग्नल, और इसी से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो रेंज ऑफ द सिग्नल मतलब क्या, द मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच अ सिग्नल कैन रीच इज कॉल्ड इट्स रेंज। मतलब कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रैवल कर सकता है उसको हम रेंज बोलते हैं। मतलब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक मिनट, हम अर्थ का सरफेस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये अर्थ है, ये अर्थ से यहाँ पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना, ओके, और यहाँ पे एक रिसीविंग एंटीना है। तो ये रिसीविंग एंटीना से ट्रांसमिटिंग एंटीना तक सिग्नल कितने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। अभी अगर इसके नीचे में एंटीना दो तो सिग्नल यहाँ पे ट्रैवल नहीं करेगा, राइट ना। तो इतना डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे सिग्नल ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखो कैसे, तो इसका फॉर्मूला है कि डिस्टेंस, रेंज निकालने के लिए रेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो ये डी का हमें फॉर्मूला बनाना है कि ये फॉर्मूला कितने डिस्टेंस तक जा सकता है, ताकि एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, उससे हमें पता चलेगा कि ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो उसी से रेंज डिफाइन होती है, मतलब हाइट पे डिपेंड करती है रेंज। तो देखो यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट रहेगा। तो अर्थ की ये क्या रहेगी, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो हम आर से डिनोट करते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने 2 एंटीनाज लिए, एक एंटीना लिया ए डैश हाइट का, ओके, दिस इज द हाइट ऑफ एंटीना एच, ये हम हाइट कंसिडर करेंगे। हाइट का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है ये भी आपको पूछा जाता है, डिस्टेंस मतलब रेंज का। ये मान लो दूसरा एंटीना हमने लिया सी डैश, इसकी हाइट है एच डैश, ठीक है। मान लो यहाँ तक ये लार्ज डिस्टेंस है सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हमने डी से डिनोट किया। मान लो ये पॉइंट है बी और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, दैट इज आर, और यहाँ पे ओ सेंटर ऑफ द अर्थ, और यहाँ से ये क्या है आर प्लस एच डैश। देखो तो हमेशा जो हम लोग हाइट ऑफ द एंटीना लेंगे वो एच रहेगा, लेकिन उसमें हमें आर भी ऐड करना है। तो इसकी रेंज हमें निकालनी, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा, ओ ए डैश बी, ये वाला जो ट्रायंगल है वो कंसीडर करो। इसमें देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे दिस वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो कंसीडर करो ट्रायंगल ओ ए डैश बी। तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ये इसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या रहेगा, ओ ए डैश स्क्वायर, ये क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू ये दो साइड के स्क्वायर की एडिशन, मतलब ए डैश बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये दोनों की एडिशन करके हमें मिलेगा ओ ए डैश स्क्वायर। तो ओ ए डैश स्क्वायर देखो क्या है, दिस इज आर, दिस इज एच, तो आर प्लस एच बन रहा है ओ ए डैश। तो हम लिखेंगे आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू,
ए डैश बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डी है और इसकी वैल्यू क्या है आर, तो दिस वन इज द आर स्क्वायर। सो इसका ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस 2rh प्लस एच स्क्वायर आएगा। वो फॉर्मूला हमने यूज किया, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ये डी निकालना है, रेंज। डी क्या है यहाँ पे, रेंज, उसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पे देखो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होता है, और यहाँ पे ये एच जो है दैट एच इज लेस देन आर, ये बहुत ही छोटा है। अर्थ की रेडियस सोचो कितनी बड़ी होगी, उसके कंपैरिजन में एच एंटीना की हाइट निग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर, तो इसको हम 0 मान सकते हैं। इस एच स्क्वायर को, सिर्फ एच को रहने दो, इसको हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर हमने 0 कर दिया, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बचा और क्या बचा, 2rh बचा। यहाँ पे d इज इक्वल टू, हमें d चाहिए, तो ये d इज इक्वल टू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2rh, राइट ना। तो देखो अगर हम एंटीना की हाइट बढ़ा दे तो डिस्टेंस मतलब रेंज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप जितना हाइटेड एंटीना रखोगे उतना अच्छा सिग्नल ट्रैवल करेगा, उतनी ज़्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करेगा, उतनी ज़्यादा रेंज हमें मिलेगी। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे 2 एंड r क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर निकाल सकते हैं 2 इंटू r, और इसको सेपरेट लिख सकते हैं h। तो 2r कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी जगह पे हम कांस्टेंट इंटू अंडर रूट h, इन दोनों का रिलेशन भी आपको पूछा जाता है बहुत बार। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि d जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आप एंटीना की हाइट जितनी बढ़ाओगे उतना d बढ़ता जाएगा, एंटीना की हाइट जितनी कम करोगे उतना d कम होते जाएगा। उसी तरह अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे और एक यहाँ पे d डैश ले लो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d प्लस, यहाँ पे लिखो d प्लस d डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2rh प्लस अंडर रूट 2rh डैश, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज टोटल रेंज। ये यहाँ तक की रेंज थी, ये टोटल रेंज थी। सो दिस वन इज द टोटल रेंज, क्योंकि ये जैसे रिलेशन हमने बनाया वैसे ही d डैश बना सकते हैं, तो d प्लस d डैश ये हमें टोटल रेंज मिलेगी और सबसे मैक्सिमम रेंज मिलेगी इस 2 एंटीनास के लिए, ठीक है। सो d प्लस d डैश रेंज, अगर आपको रेंज इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, d प्लस d डैश इज इक्वल टू 2rh प्लस अंडर रूट 2rh प्लस 2 अंडर रूट 2rh डैश, ओके। सो दिस वन इज द रेंज ऑफ द सिग्नल, और इसी के ऊपर हमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन इसके पहले 2 डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन देखो बच्चों, दैट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स विच कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ फ्रॉम द आइनोस्फीयर। हमने स्काई वेव प्रोपोगेशन देखा, स्काई वेव प्रोपोगेशन में हमने देखा कि एंटीना से वेव कहाँ जाती है, आइनोस्फीयर में जाती है, दिस इज द आइनोस्फीयर, ओके। तो एंटीना से वेव कहाँ जाएगी, आइनोस्फीयर में जाएगी। मान लो इनिशियली हमने कुछ 3 मेगाहर्ट्ज से, है ना, इनिशियली हमने 3 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल सेंड किया, लेकिन ये यहाँ से इधर ही रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, वो रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, मतलब ये सिग्नल जाने के बाद टोटली यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट मान लो हमने इनिशियली 3 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भेजा, लेकिन वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं, वो उसी आइनोस्फीयर में रिफ्रैक्ट हो गया। फिर हमने सिग्नल थोड़ा इंक्रीज किया 4 मेगाहर्ट्ज का, इंक्रीज करने के बाद यहाँ कुछ रिफ्रैक्ट हुआ और कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, और मान लो हमने और सिग्नल इंक्रीज किया, तो पर्टिकुलर मान लो, अज्यूम करो, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, मैं आपको अज्यूम करने के लिए बोलूँ, मान लो हमने 10 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल लिया, 10 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को जितना सिग्नल हमने भेजा था उतना के उतना सिग्नल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है जिसपे हमें पूरा के पूरा सिग्नल विच कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, ऐसे सिग्नल को, ऐसे फ्रीक्वेंसी को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो सिग्नल, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, ये 3 मेगाहर्ट्ज को हम क्रिटिकल नहीं कहेंगे, 4 को क्रिटिकल नहीं कहेंगे, और ये 10 है, इससे स्टार्ट हुआ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद की जो भी वेव्स रहेगी वो सभी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जो स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया सबको, इसको कहा जाता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इसी में एक डेफिनेशन आती है, दैट इज द
स्कीप डिस्टेंस जोन। स्कीप डिस्टेंस जोन मतलब क्या, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन यहीं पे लिखती हूं मैं, स्कीप डिस्टेंस जोन। स्कीप डिस्टेंस जोन मतलब क्या कि देखो यहाँ पे ये जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ये एंटीना के बीच में कुछ ऐसा पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको वेव्स मिलती ही नहीं, इस पोर्शन में आपको वेव ही रिसीव नहीं होती। तो यहाँ पे सिग्नल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इस डिस्टेंस के आगे आपको सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे सिग्नल रिसीव होगा, लेकिन यहाँ पे अर्थ का कुछ सरफेस ऐसा है जिसके ऊपर हमें सिग्नल ही रिसीव नहीं, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हमें रिफ्लेक्शन मिला ही नहीं। तो ऐसा जो जोन है यहाँ पे रेंज मतलब फ्रीक्वेंसी टोटली स्किप हो गई, ऐसे जोन को हम लोग बोलते हैं स्किप डिस्टेंस जोन। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। स्किप डिस्टेंस जोन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंटीना से, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, फ्रॉम मेजर्ड अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एट विच a sky wave of fixed frequency if greater than critical frequency will be returned to the earth so that no sky waves can be received within the skip distance। इसमें हमें स्काई वेव रिसीव्ड ही नहीं होगी। इस डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, ट्रांसमीटर से मेजर करते हैं, कुछ डिस्टेंस तक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे हमें स्काई वेव रिसीव ही नहीं होती, ऐसे स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्किप डिस्टेंस जोन। आया समझ में? तो बच्चों ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब जो हमने रेंज का फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूले के ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग आपके एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल पूछेंगे वो देखेंगे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा रहे तो देखेंगे। ओके, जो एक्सरसाइज के पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। बच्चों अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल्स देखो क्या है, एक्चुअली रेंज के ऊपर ही उन्होंने न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे हैं, तो मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल लेने वाली हूँ। आपकी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उस लेवल के न्यूमेरिकल्स है, मतलब जेई नीट सीईटी में पूछे जाते हैं उस लेवल के न्यूमेरिकल्स उन्होंने एक्सरसाइज में डाले हैं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। अ टीवी टॉवर हैज अ हाइट ऑफ 200 मीटर। How much population is covered by a TV transmission if the average population density around the tower is 1000 per kilometer square and radius of the earth is equal to 6.4 into 10⁶ मीटर। तो देखो यहाँ पे पहले दिया गया है, उसको ठीक से समझ लो, उसके बाद सॉल्व करो। उन्होंने पूछा क्या है कि टीवी टॉवर की हाइट उन्होंने दे के रखी है h और डेंसिटी दी है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। गिवन देखो क्या है, हाइट दी है h इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, h दे के रखा है उन्होंने, और डेंसिटी हम डिनोट करेंगे n से। n इज इक्वल टू क्या होता है, अभी ये डेंसिटी किसकी है, पॉपुलेशन। मान लो एंटीना यहाँ पे है, ओके, तो इस एंटीना के अराउंड ये क्या रहेगा, एरिया। इस एरिया में हमें क्या मिलेगा, वेव्स ट्रैवल होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एरिया, ये टोटल एरिया हो गया। अगर पर यूनिट एरिया पे कितना पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। पर यूनिट एरिया पे मतलब पॉपुलेशन कवर्ड, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन कवर्ड पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया के ऊपर, यूनिट एरिया के ऊपर कितना पॉपुलेशन कवर हो रहा है उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू उन्होंने देख के रखी है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी दी है और आर भी दे के रखा है। आर, इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ये कितना दिया है, 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर, राइट ना। इसको मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 1000 डिवाइड बाय किलो, किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000, मतलब 10⁻3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये 10⁻6 बनेगा मीटर स्क्वायर। तो देखो ये 10⁻3 बना, ये 10⁻6 जो है ऊपर आने के बाद -6 बनेगा मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू हमें मिलती है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये क्या है, n। उसके बाद उन्होंने r दिया है। r कितना दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, पॉपुलेशन कवर्ड, मतलब ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है।
तो देखो कैसे, इसके लिए सबसे पहले तो एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें रेंज के लिए हमने डी यूज किया है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर लिखेंगे। ये रहा एरिया। तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है अंडर रूट 2RH। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो डी की वैल्यू रहेगी अंडर रूट 2RH इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 2 पाई आर एच। ये रहा एरिया, ठीक है, एरिया एन। अब एन पता है, एरिया पता है, इसका यूज करके, क्योंकि इसमें आर पता है, एच पता है, इसका यूज करके हम लोग पॉपुलेशन कवर्ड निकाल सकते हैं। देयरफॉर पॉपुलेशन कवर्ड क्या आएगा, पॉपुलेशन कवर्ड इज इक्वल टू एरिया इधर शिफ्ट करो तो एन को मल्टीप्लाई होगा, एन इंटू एरिया। एन कितना है, दैट इज 10⁻³ एंड एरिया कितना है 2 पाई आर एच, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶ आर एच, एच कितना है 200। ओके, इसको सॉल्व करो, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁶, ये आपको आंसर आना चाहिए। दिस इज द पॉपुलेशन कवर्ड बाय द टीवी टॉवर। ओके, ये आपका आंसर आएगा। देखो फॉर्मूले का यूज करके आपको मेजरमेंट करने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूले का यूज करो। ये हाइट ऑफ द एंटीना बस पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ तो हमें पता ही है, हाइट ऑफ द एंटीना एंड ये पॉपुलेशन कवर्ड अगर आपको पता होगा तो इसका यूज करके आप लोग आराम से कितना एरिया वो कवर कर सकता है ये निकाल सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूले का यूज करके, है ना। उसके लिए अर्थ पे मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल जो कि एक्सरसाइज में से ही पूछा है। अब देखते हैं आगे का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या है, हाइट ऑफ अ टीवी टॉवर is 600 meter at a given place. Calculate its coverage range if the radius of the earth is 6400 kilometer. What should be the height to get the double coverage area? देखो मतलब यहाँ पे एरिया जो है उस एरिया के हिसाब से उन्होंने हाइट दे के रखी है, और अगर हमें डबल कवरेज एरिया करना है तो हम एंटीना की हाइट कितनी बढ़ाएंगे, ऐसे उन्होंने पूछा है। अभी जितना एरिया है उस एरिया से डबल एरिया हमें करना है, तो एंटीना की हाइट कितनी बढ़ानी पड़ेगी वो उन्होंने पूछा है। तो देखो क्या क्या दिया है, पहले वो तो लिख लो। इनिशियली हाइट ऑफ द एंटीना दी है गिवन, h इज इक्वल टू दिया है 600 मीटर, ये हाइट ऑफ द एरिया, मान लो ये हाइट ऑफ द एरिया इतनी है, इससे इतना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये एरिया हमें डबल करना है, ये एरिया क्या करना है, डबल करना है, इंक्रीज करना है। तो एरिया डबल करने के लिए हमें हाइट ऑफ द एंटीना कितनी बढ़ानी पड़ेगी वो हमें पूछा है। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो डी तो निकालना ही होगा, लेकिन एच डैश, मान लो एच डैश हमें निकालना है। इसके लिए आर दे के रखा है, आर तो कांस्टेंट है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, डी हमें लगने ही वाला है। तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि देखो डी कैसे लगने वाला है मैं आपको बताती हूँ। आपको एरिया डबल करना है, मतलब ए डैश हमें कितना करना है 2a करना है। इनिशियल अभी का एरिया मान लो a है, ये a डैश है, तो ये एरिया इसके डबल है, इसका मतलब a डैश क्या है 2a। तो a डैश का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी डैश स्क्वायर आएगा, है ना, पाई डी स्क्वायर, मतलब पाई डी डैश स्क्वायर बनेगा एरिया का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है पाई डी स्क्वायर, ये एरिया। तो इस एरिया के लिए हमें ये डी लगने वाला है, तो अगर ये डी की वैल्यू हमें पता होगी तो हम लोग एच निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच नहीं, ओनली अंडर रूट 2 आर एच, ये फॉर्मूला है डी का। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 2 इंटू आर क्या है 6.4 इंटू 10⁶ इंटू एच कितना है 600। ओके, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आता है, लॉग टेबल का यूज करते चलो, हाँ मैं डायरेक्टली आंसर्स बता रही हूँ आपको। तो इसका यूज, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलता है 87.6 इंटू 10⁻³ राइट। इसको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालो, 87.6 आएगा, और 10⁻⁶ स्क्वायर रूट के बाहर आके 10⁻³ बनेगा, दैट इज
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 87.6 10⁻³ को किलोमीटर भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये हमें मिला डी। अब देखो हमें निकालना क्या है, ये इसका हाइट निकालना है। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लो, पाई डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई डी स्क्वायर। तो इसमें पाई पाई जो है वो कैंसिल होता है, तो डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू 2d स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पे हमें एच डैश निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डी डैश स्क्वायर की जगह पे हमें 2r h डैश लिखना है, ठीक है, डी डैश, क्योंकि डी मतलब क्या, 2rh √2rh, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसलिए सिर्फ 2rh डैश आएगा। दैट इज इक्वल टू 2d स्क्वायर एज इट इज रहेगा। डी की वैल्यू पता है आपको, तो h डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2d स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2r इस साइड आके डिवाइड होगा, तो ये टू गेट कैंसल। डी की वैल्यू आपने निकाली है, क्या है वो यहाँ पे पुट कर दो, क्या है, दैट इज 87.6 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय, एक्चुअली आपको ये कैलकुलेशन करने की, 1 मिनट में सीधा तरीका बताती हूँ आपको, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे हम क्या करते हैं, इस डी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है डी स्क्वायर की वैल्यू, ये 2 तो कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर की जगह पे उसकी ये वैल्यू पुट करो 2rh, तो r देखो कैंसिल हो जाएगा, 2rh डिवाइड बाय r, राइट ना। तो ये r एंड ये r कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ये r कैंसिल होगा, बचेगा 2h। तो ये 2h इज इक्वल टू, हाइट पहले कितनी है 600, तो 2 इंटू 600 अभी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1200। तो देखो 1200 मीटर। अगर आपको एरिया डबल करना है तो हम हाइट भी क्या करेंगे, डबल करेंगे। एच डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2h। अगर आपको एरिया कवर्ड डबल करना है तो आपको हाइट भी क्या करनी होगी, एंटीना की डबल करनी होगी। ये इसका रिलेशन है, याद रखो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर एरिया डबल करना है तो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो दैट शुड बी डबल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे कैलकुलेशन के जरिए आप लोग याद रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये था सेकेंड न्यूमेरिकल जो आपके एक्सरसाइज में पूछा है। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर और एक न्यूमेरिकल पूछा है एक्सरसाइज में, थर्ड वाला देखते हैं क्या है। A transmitting antenna at the top of a tower has a height 32 meter and that of the receiving antenna is 50 meter. ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट दी है, रिसीविंग एंटीना की हाइट दी है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन इन अ लाइन ऑफ साइट मोड। मतलब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। लाइन ऑफ साइट मोड मतलब जो टोटल डिस्टेंस है ना वो हमें निकालना है। डी इज इक्वल टू डी टी प्लस डी आर, मतलब डी प्लस डी डैश का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था वही। तो सिंपल है ये कैलकुलेशन बहुत ही। देखो क्या करना है आपको, ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट दी है एच टी इज इक्वल टू कितना दिया है 32 मीटर, एच आर कितना दिया है 50 मीटर एंड आर कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम डी टी निकालेंगे। डी टी उन्होंने क्या पूछा है वो बता देती हूँ पहले। लाइन ऑफ साइट मतलब उन्होंने डी पूछा है, तो डी इज इक्वल टू क्या रहेगा डी टी प्लस डी आर, दोनों का एडिशन, ये आपको रेंज मिलेगी टोटल रेंज। तो हमें डी टी निकालना है, डी आर निकालना है। डी टी इज इक्वल टू क्या होगा √2r/h होगा। 2r मतलब 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶, ht 32, दैट इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 20.238 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमें मिला डी टी। सिमिलरली डी आर इज इक्वल टू √2r/HR इज इक्वल टू √2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ HR दैट इज इंटू 50। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेगा 25.98 इंटू 10⁻³ मीटर। तो आप इसको किलोमीटर में लिख सकते हैं। 20.238 किलोमीटर इज इक्वल टू 25.98 किलोमीटर। तो दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो। डी इज इक्वल टू डी टी प्लस डी आर दैट इज इक्वल टू, डी टी कितना है 20.238 प्लस 25.98, दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 45.536 किलोमीटर। ओके, ये हमें फाइनल आंसर मिला। आया समझ में?
तो ये है मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन, दैट इज 45.536। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे टोटल 3 न्यूमेरिकल्स इसके अंदर पूछे गए हैं आपको, तो तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए। होप सबको समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम लोग सब स्टडी करेंगे कि किसी वेव को, मतलब किसी रेडियो वेव को ट्रैवल कैसे किया जाता है, उसमें मॉड्यूलेशन क्या होता है, सभी चीज़ें उससे रिलेटेड सभी टॉपिक हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।